थैंक यू। आज शिवाजी जयंती के दिन मुंबई आने का सौभाग्य मिला। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, विलंब हो गई, पर आज थोड़ा लंबा कार्यक्रम हो गया। सुबह कुंडलपुर गया था, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने। उसके बाद भोपाल में प्रेस थी और वहाँ से यहाँ पे आया हूँ, अपने घर आया हूँ। जैसा मनीष जी बता रहे थे, कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और यूएई के सुल्तान क्राउन प्रिंस के बीच वर्चुअल समिट हुआ और उस वर्चुअल समिट के दौरान वहाँ के वाणिज्य मंत्री और मैंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के ऊपर दस्तावेज किए। This truly is a landmark partnership between two nations whose people, whose political leadership and whose businesses share very strong bonds going back for many years in history. This comprehensive economic partnership is extremely beneficial for MSMEs, startups, farmers, traders, all sections of business, and will give a big boost to the economy of both countries. I must share with you that the United Arab Emirates is one country which throughout the COVID period stood like a rock with India. There are 35 lakh Indians who live in UAE, 35 लाख भारतीय मूल नागरिक वहाँ पे रहते हैं, और जिस प्रकार से यूएई के सरकार ने, वहाँ के लोगों ने इनका ध्यान रखा, जिस प्रकार से इन सबको अपने परिवार के तरह वहाँ पे रखा, उसके कारण एक भी व्यक्ति ने वहाँ से कोई फ़ोन किया हो या डिस्ट्रेस सिग्नल दिया हो कि वो भारत आना चाहते हैं, ऐसा कभी मौका हुआ नहीं। भारत ने भी इस पूरे दौरान पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ, फूड ग्रेन्स, फूड आर्टिकल्स, दवाइयाँ भारत से भेजने का काम यूएई में किया, और इस दौरान दोनों देशों के बीच के संबंध और ज़्यादा मजबूत हुए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी और क्राउन प्रिंस ने 2017 में ही कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च की थी, जिसके तहत दोनों देशों की मित्रता में काफ़ी वृद्धि तो चली हुई थी, साथ ही साथ 2019 में वहाँ यूएई के शासन ने तय किया कि लगभग 5 लाख करोड़, 75 बिलियन डॉलर वो भारत में निवेश करेंगे। और फिर जब कोविड के महामारी के बीच में दोनों देशों के नेताओं ने तय किया कि अब हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और ये सिर्फ ट्रेड के बारे में नहीं, कई सारे आर्थिक विषयों को लेके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी, तो मुझे आप सबको खुशी है बताते हुए कि मात्र 88 दिनों में, 88 डेज में, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फाइनलाइज किया गया। बड़ा डॉक्यूमेंट है, 880 पन्नों का, पूरी लीगल स्क्रबिंग, लीगल चेकिंग, उसके अलग अलग पहलू, और इसके कई सारे ऐसे पहलू हैं जो भारत ने पहली बार किए हैं। सबको मद्देनज़र रखते मैं समझता हूँ ये वास्तव में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, यूएई के लिए, जिसका लाभ वर्षों तक भारत को भी मिलेगा, यूएई को भी मिलेगा, हमारे उद्योग जगत को, व्यापार जगत को, किसानों को, सभी को एक बहुत बड़ा
आर्थिक संभावनाओं से भरा नया सवेरा इस पार्टनरशिप के दौरान देखने को मिलता है। वैसे तो इसके कई सारे पहलू हैं, लेकिन एक प्रकार से ये विशेषकर निर्यात के लिए जो भारत से सामान यूएई जाता है उसके लिए एक बहुत बड़ी द्वार खोलने का काम करता है। इसके माध्यम से कई सारी वस्तु जो भारत से यूएई जाती हैं, उदाहरण के लिए कपड़ा बाजार के सब प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रेडीमेड गारमेंट्स, हैंडलूम्स, अलग अलग टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दवाइयाँ जो जाती हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उसमें विशेषकर फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से जिसमें वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो, ऐसी सब चीज़ें, फुटवेयर, लेदर, चमड़े के वस्तु, स्पोर्ट्स गुड्स, ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लास्टिक्स, कई सारे क्षेत्र जो विशेषकर लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जिसमें हमारे युवा युवतियों को, नौजवानों को, युवतियों को, सबको बहुत सारे अवसर मिलेंगे रोजगार के, स्वयं रोजगार के, व्यापार बढ़ाने के। एमएसएमई सेक्टर को इसका स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। तो इन सब वस्तुओं को अब यूएई में बिना ड्यूटी के, ज़ीरो ड्यूटी पे हम भारत से बेच पाएंगे। इससे हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, स्पर्धा में अन्य देशों के तहत भारत का सामान सस्ता होगा। और साथ ही साथ क्योंकि यूएई एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वहाँ से पूरा अफ्रीका के 55 देश, यूरोप, फिर जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इन सब के लिए एक ट्रेडिंग हब के रूप में काम करता है। तो स्वाभाविक है कि जब भारत से यूएई में निर्यात बढ़ेगा तो उसका बड़ी मार्केट अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट में भी हमें एक एंट्री पॉइंट मिलेगी और बड़े रूप से ट्रेड में सामान जो यहाँ से जाता है उसमें वृद्धि के अवसर खुलेंगे। एक प्रकार से हमने लक्ष्य तो अभी तय किया है कि हम $100 बिलियन यानी 7.5 लाख करोड़ का दो तरफा आयात और निर्यात पहुंचाएंगे अगले 5 वर्ष में। पर मेरा मानना है कि हम दोनों देशों के बीच में व्यापार की संभावनाएं उससे भी ज़्यादा है और लक्ष्य को हम काफ़ी बड़ी मात्रा में पार भी कर जाएंगे और उसके बहुत आगे भी जाएंगे। ये एक तरीके से भारत को और यूएई को नज़दीक लाता है। रोजगार के अवसर बड़े पैमाने पे भारत में तो बनाता ही है, लेकिन यूएई क्योंकि वो औद्योगिक प्रदेश नहीं है, औद्योगिक देश नहीं है, वहाँ पे स्वयं की उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो भारत मूल के नागरिकों को वहाँ भी कई सारे अवसर मिलेंगे जो आगे चल के हमारे लोग अलग अलग तरीके से वहाँ जाके काम कर पाएंगे। इस पार्टनरशिप में टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का भी बहुत अहम भूमिका रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डिजिटल ट्रेड की भी बहुत अहम भूमिका रहेगी। सस्टेनेबिलिटी यानी जलवायु परिवर्तन की जो चिंता है, जिस प्रकार से प्रदूषण की चिंता पूरे विश्व को है, इसके बारे में भी ध्यान दिया गया है। हमारी जो अलग अलग स्टार्टअप्स की दुनिया में बहुत वृद्धि हुई है, फिनटेक, एडटेक, ग्रीन टेक, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी चीज़ों पे भारत के लोगों को कई सारे अवसर वहाँ पे शुरू होंगे, नए अवसर मिलेंगे और आज के अवसर बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत ने पहली बार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इस डील के माध्यम से पाई है। एक उदाहरण आपको दूंगा जिसको मैं समझता हूँ आपको सुन के अवश्य आनंद आएगा।
आप जानते हैं भारत ने एक कीर्तिमान प्राप्त किया है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। आज पूरे विश्व में हमारी दवाइयाँ जाती हैं, पूरे विश्व में भारत से वैक्सीन्स गई थी। ऐसी परिस्थिति में विश्व की जो स्वास्थ्य सेवा है उसके खर्चे को कम करने में भारत की बहुत अहम भूमिका आगे चल के बनेगी। ये अब कई देश इस बात को पहचानने लगे। पहली बार यूएई के साथ ऐसा तय हुआ है कि अगर हमारी कोई दवाई अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में, यूके में या ऑस्ट्रेलिया में एक बार उसको अनुमति मिल जाए, जापान में एक बार वहाँ के रेगुलेटरी प्रोसेस से वो हमारी दवाई एक बार अप्रूव हो जाए, उसके बाद वही दवाई अगर हम यूएई में बेचना चाहें तो उधर सिर्फ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और जो भी अप्रूवल इन विकसित देशों का हमारे पास है उसके साथ जब हम अप्लाई करेंगे तो 90 दिन के भीतर हमारी दवाई फिर यूएई में बेचना आरंभ किया जा सकता है। यह आज तक कभी नहीं हुआ है भारत का किसी देश के साथ, और इससे सुविधा ये मिलेगी कि हमारे दवाइयों को बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस यूएई में तो मिलेगा, लेकिन वही बात है वहाँ के माध्यम से पूरे मिडल ईस्ट, अफ्रीका वगैरह में भी हमारी दवाइयाँ इस्तेमाल होने जाएंगी और एक प्रकार से हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत बड़े मौके उपलब्ध हो जाएंगे। इसी प्रकार से स्टील के लिए पहली बार ये करार में डाला गया है कि मेल्ट एंड पोर। स्टील इंडस्ट्री में एक कंप्लेन रहती थी कि लोग बनाया बनाया स्टील लेके आते हैं दूसरे देश से, कुछ ऐसे देशों से जहाँ का स्टील हम नहीं चाहते हैं भारत में आए, और दूसरे देश में जाके थोड़ा प्रोसेस करके वहाँ की कंट्री ऑफ ओरिजिन बना के भारत में भेज देते हैं। इस करार में उसके लिए सावधानी बरती गई है और कहा गया है कि जब तक वो स्टील मेल्ट एंड पोर, यानी या तो कच्चे आयरन ओर से या स्क्रैप से, जब तक यूएई में नहीं बनेगा, मेल्टिंग उसका स्टील का मेल्टिंग यूएई में नहीं होगा, तब तक उसको यूएई का कंट्री ऑफ ओरिजिन नहीं मिलेगा। तो ये स्टील इंडस्ट्री की एक वर्षों वर्षों से डिमांड रहती थी जिसको हमने इस बार पूरा करने में सफल हुए। इसी प्रकार से एक और चीज़ जो पहली बार करी गई है कि एक ऑटोमेटिक सेफगार्ड मैकेनिज्म परमानेंटली प्रोवाइड किया गया है कि कोई भी वस्तु बहुत बड़े मात्रा में अगर सडनली इंपोर्ट होता है तो उस पर अंकुश लगा सकते हैं डब्ल्यूटीओ के रूल्स के हिसाब से, और साथ ही साथ कंट्री ऑफ ओरिजिन मिलने के लिए यूएई की और इस करार का लाभ लेने के लिए 40% वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया है, जो एक प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि वो वास्तव में यूएई में सामान बनाए, और सर्टिफिकेट ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन वहाँ की सरकार देगी जिससे उसमें विश्वसनीयता बढ़ेगी। इसके अलावा एक और पहलू है इस चर्चा का कि अगर कोई प्रोसेस फूड्स हम भारत में बना के वहाँ भेजना चाहें तो उसके लिए भी फूड स्टैंडर्ड्स वगैरह मेंटेन करके वहाँ पे मार्केट अच्छी बड़ी मिल सके, उसके लिए एक अपीडा जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक्सपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, डीपी वर्ल्ड जो लॉजिस्टिक्स का काम करती है, और आलदारा जो उनकी स्टैंडर्ड्स बनाती है फूड प्रोडक्ट्स की, इन तीनों के बीच में एक फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर इनिशिएटिव के ऊपर एमओयू बनाया गया है जिससे यूएई की एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा में भारत की अहम भूमिका आगे चल के बनेगी। तो ये एक बड़ा बैलेंस्ड, फेयर, इक्विटेबल और कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई सारे विषयों को देखता है, इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो बड़े मात्रा में मार्केट एक्सेस देगा गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। यूएई आप जानते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में
एविएशन में, पोर्ट्स में, उनके कई पहलू हैं जिसमें सर्विसेज को भी भारत से काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भारत में नए रोजगार के अवसर, भारत की अर्थव्यवस्था को और गति देना, हमारे युवा युवतियों को नए मौके देना, हमारे स्टार्टअप्स के लिए एक नए बाजार खोलने का एक काम बड़े रूप में इस करार में के माध्यम से भारत को लाभ होगा। कई सारा कच्चा माल जो भारत में आता है वो हम यूएई से ला पाएंगे, और सस्ते में अगर वो माल आता है तो वो रॉ मटेरियल के आधार पर भारत के उद्योग को भी और कॉम्पिटिटिव बना के हम और बड़े रूप में भारत के उद्योग को प्रोत्साहन दे पाएंगे। खास तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्री की बहुत संभावनाएं मैं समझता हूँ इससे खुलेंगी, क्योंकि जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक इंडस्ट्री को लगता है वो एक प्रकार से यूएई से अगर सस्ता आता है तो उससे हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री कंपेटिटिव हो जाएगी। अलग अलग प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, वो संकल्प को आगे बढ़ाते हुए ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यूएई के साथ करी गई है। इस वर्ष यूएई अपने 50 वर्ष मना रहे हैं उनकी स्थापना के, उनके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनने के। भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। दोनों देश आगे और तेज गति से प्रगति करें, विकास करें, इसके लिए हम साथ में काम करें, कंधे से कंधा मिला के काम करें। और जो वहाँ के क्राउन प्रिंस और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के बीच जो बड़े गहरे आत्मीयता के संबंध, भाईचारा जो बना है, उसको कैसे आर्थिक जगत में और व्यापार के जगत में, उद्योग के जगत में, उसका कैसे दोनों देशों को लाभ हो। भारत कैसे जब कोविड महामारी से निकलने के करार पर खड़ा है, कैसे जब हम नए दुनिया के साथ अपनी एंगेजमेंट को बढ़ा रहे हैं, जब हम निर्यात को एक नया फोकस दे रहे हैं। आप जानते हैं इस वर्ष निर्यात में आज तक का ऐतिहासिक बढ़त और सबसे ज़्यादा निर्यात भारत से इस वर्ष में हुआ है। हम ऑलरेडी आज तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं। 14 फरवरी तक लगभग $350 बिलियन से ज़्यादा, जो आज तक कभी भी पुराने इतिहास में पूरे वर्ष में नहीं हुआ है। और मार्च तक हम $400 बिलियन से ज़्यादा गुड्स में, यानी 30 लाख करोड़, और सेवाओं में, सर्विसेज में लगभग 20 लाख करोड़ का निर्यात इस वर्ष करने जा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहेगा। और इस प्रकार की एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करके हम इसको आगे चल के और तेज गति से बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सब आए। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं अवश्य उसका जवाब दूँ। चाहूँगा कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो इसमें फाइनल एग्रीमेंट कब तक साइन होगी और इस पर अमल कब तक किया जाएगा? बेटा, आपने फाइनल एग्रीमेंट कल साइन कर लिया है। उनके मंत्री आए थे, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर अब्दुल्ला इकोनॉमी मिनिस्टर है, और उनके फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर है हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर थनी। दोनों मंत्री कल आए थे। हमने फाइनल एग्रीमेंट पे साइन कर लिया है। जो प्रोसेस लगता है उनको कैबिनेट में पुटअप करना पड़ता है, और उसका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो सोमवार से वो शुरू कर देने वाले, ऐसा मुझे बता के गए। और हमने एक अंदाजन 60 दिन रखी है कि 60 दिन के अंदर इसको एंट्री इनटू फोर्स कर देंगे, लागू कर देंगे। पर जब जाते जाते, कल हमारी कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद जाते जाते उनके मंत्री ने ज़रूर ये भी अंदाज़ा दिया कि हम कोशिश करेंगे कि 60 दिन के बदले और जल्दी इसको लागू कर लिया जाए। सर, एक सवाल और था कि क्या इस एग्रीमेंट में ऐसी कोई एक्सेसिबिलिटी है कि अगर कहीं इसका दुरुपयोग होता है तो हमें उसमें बचाव का रास्ता निकाल पाएंगे? अवश्य। 2 चीज़ें खास तौर पे इसमें करी गई हैं। एक तो हमने इसमें निर्धारित किया है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है
वो वहाँ की सरकार देगी। तो उससे एक तो काफ़ी संतुलन आ जाता है कि कोई दुरुपयोग की संभावनाएं बहुत घट जाती। दूसरा, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन के रूल्स हैं वो बहुत सख्त रखे हैं। जैसे मैंने अभी बताया मेल्ट एंड पोर का स्टील के लिए, फिर हमने 40% वैल्यू एडिशन मिनिमम रखा है। तो अलग अलग प्रकार से कोशिश की गई है कि बड़े सख्त कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स रखे जाएं। और जैसा मैंने कहा कि एक परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म इसमें प्रोवाइड किया गया है, जिसमें WTO के जो रूल्स हैं उसके तहत अगर कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पैमाने पे या डंपिंग हो या बहुत ज़्यादा इंपोर्ट का सर्ज हो, तो उस परिस्थिति में हम उनके ऊपर या वो हमारे ऊपर, दोनों तरफा होता है एग्रीमेंट, तो सेफगार्ड ड्यूटीज़ या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगा के दुरुपयोग से रोक पाए। Sir, just now, why don't you speak in mic? सर, देश के सामने रोजगार एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ऐसे में इतने बड़े जब एग्रीमेंट होते हैं तो क्या रोजगार जैसा जो बड़ा चैलेंज है वो भी क्या इससे हल होगा, और क्या कितने रोजगार इससे निर्माण होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा बहन आपने। हमने इस विषय में अलग अलग जो इंजीनियरिंग प्रमोशन काउंसिल्स हैं और जो हमारे इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं उनके साथ लगातार बहुत स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया। इस करार में क्या क्या चीज़ों पे फोकस करें, क्या चीज़ें मांगे, क्या चीज़ों में संभावना है यूएई में बढ़ने की। तो प्रमुखतः जो 9 प्रोडक्ट्स जिसका मैंने ब्यौरा पहले भी दिया, उनकी हमने पूरी जब एसोसिएशन से डिटेल में स्टडी करी और एक एक एसोसिएशन से पूछा कि आपका आज का एक्सपोर्ट इतना है, अगर ऐसे आपको ज़ीरो ड्यूटी मिले तो आप कितना बढ़ा पाओगे। तो एक एक एसोसिएशन ने हमें सेक्टर स्पेसिफिक बताया। उदाहरण के लिए मेरा क्षेत्र आजकल टेक्सटाइल भी है, कपड़ा उद्योग। जब उनसे हमने बात की तो उनका मानना है कि अगले 5 साल में जो आज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ के $2 बिलियन तक चले जाएगा, यानी 15,000 करोड़। अब जब ये इतना $2 बिलियन बढ़ेगा, एडिशनल एक्सपोर्ट होगा, तो जब ये बढ़ता है इतने बड़े रूप में, फिर इसके अलावा कॉटन के एक्सपोर्ट्स भी भारत से होते हैं। इन सब का उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया कि कितना जॉब्स क्रिएट होंगे, कितने लोगों को स्वयं रोजगार या उद्योग लगाने का अवसर मिलेगा और कितना निर्यात बढ़ेगा। ऐसे सेक्टर बाय सेक्टर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स ने अपना अनुमान लगाया कि हम 5 बिलियन यानी 37,000 करोड़ तक जाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी का मानना है, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हमारे कारीगरी के बारे की बहुत बात होती है दुनिया में। और जेम एंड ज्वेलरी का तो कल कार्यक्रम को मैं भी उद्घाटन भाषण दे रहा था, वो तो इतने एक्साइटेड थे कल के दिन। और कल वैसे बड़ा अच्छा दिन माना जाता था, कई 18 फरवरी में कल आपने देखा होगा पूरे शहर में बहुत सारी शादियां हुई। तो ये संजोग की बात है कि 18 तारीख को ये वर्चुअल समिट फिक्स हुआ। तो ये सबका जब हमने जेम एंड ज्वेलरी ने कहा हम $10 बिलियन तक एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी 75,000 करोड़। तो ये एक एक को जब टोटल किया तो अंदाज़ा आता है कि मिनिमम 10 लाख युवा युवतियों को, हमारे युवा साथियों को नए रोजगार के अवसर मिलेंगे इसमें से। ये एक बेसिक लेवल पे हमने कैलकुलेशन इंडस्ट्री से ही लिया। स्वाभाविक रूप से जब इतना बड़ा निर्यात का इकोसिस्टम डेवलप होता है तो उसके साथ लॉजिस्टिक सेक्टर डेवलप होता है, उसके साथ शिपिंग सेक्टर डेवलप होता है, पोर्ट पे काम बढ़ता है, फिर जहाँ भी उद्योग चल रहे हैं उसके इर्द गिर्द पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो ढाबा हो, टैक्सी हो, हॉस्टल हो, होटल हो, ऐसे करके इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आप देखेंगे आज तो विश्व में जो आर्थिक शक्तियाँ हैं, जो विकसित देश हैं, उनके विकास में एक बहुत बड़ा योगदान निर्यात का रहा है। हमारे पड़ोसी देशों में भी देखो तो निर्यात पे बड़ा फोकस रहा, उन्होंने अपनी आर्थिक प्रगति का मार्ग निर्यात बनाया। अब भारत भी कई देशों के साथ, जैसा भाई ने पूछा, GCC का तो हम प्रयास कर ही रहे हैं,
लेकिन ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी हमारी लॉन्च हो चुकी है, बातचीत चल रही है। मंडे सुबह भी मेरी उनके साथ वीसी के ऊपर चर्चा है और एक चरण की। यूके के साथ बहुत अच्छी बातचीत इस महीने के शुरुआत में हुई, मार्च में दूसरा दौर होने वाला है और हम कोशिश करेंगे कि एक इंटरिम एग्रीमेंट इन दोनों देशों के साथ जल्द ही फाइनलाइज हो जाए। कनाडा की मंत्री 11-12 तारीख को भारत आ रही हैं और उस समय हम लॉन्च करेंगे एक इंटरिम एग्रीमेंट के लिए, जिसमें जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, जिसमें दोनों देशों को तुरंत लाभ मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम यूरोपियन यूनियन का हमने जुलाई में लॉन्च किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इजराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। तो अब भारत बड़े पैमाने पे विश्व में अपना सामान भेजे, अपनी सेवाएं दे पाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और पूरे विश्व में विकसित देशों में खास तौर पे भारत के साथ काम करने का बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह अगर आपको मैं कहूँ तो 3 प्रमुख पिलर्स के ऊपर रेस्ट करता है। देयर आर 3 पिलर्स ऑन विच दिस रिन्यूड एंथुजियाज्म टू डील एंड वर्क विद इंडिया। One is transparency, second talent and third trust. भारत में आज जो पारदर्शी व्यवस्था, ईमानदार व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस पे गत 8 वर्षों में फोकस किया, आज उसको जब विश्व देखता है तो उनको लगता है कि अब भारत के साथ हम व्यापार बढ़ा सकते हैं। दूसरा, हमारे क्षमतावान युवा युवती जो भारत में टैलेंट है, स्किल्ड मैन पावर है, उसको देख के काफ़ी उत्साह बढ़ जाता है विदेशी देशों का कि भारत के साथ व्यापार करें। और तीसरा है विश्वास। ये विश्वास जो गत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं अपने रिश्ते जोड़ के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से, जो हमारे उद्योग और व्यापार जगत के लोगों ने वर्षों से देश की सेवा की है और विश्व में भारत के नाम को बढ़ाया है, भारत के काम का प्रदर्शन दिया है, भारत के प्रोडक्ट्स को विश्व भर में पहुंचाया है। तो ये जो टैलेंट और ट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें लोगों ने दुनिया में देखी कि भारत पे आज विश्वास कर सकते हैं। पॉलिटिकल नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व भी ईमानदार और क्षमतावान है और देश को आगे बढ़ाना चाहता है। उद्योग व्यापार में भी एक विश्वसनीयता है और भारत के लोगों के ऊपर तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, पूरे विश्व में आज हम भारतवासियों के ऊपर बहुत उत्साह है कि हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें, हमारे साथ काम बढ़ाएं, अलग अलग क्षेत्र में बढ़ाएं। ये वास्तव में 135 करोड़ भारतवासियों की ताकत का परिणाम है कि आज विश्व हमारे साथ और संबंध जोड़ना चाहता है। ड्यूटी होगी तो मैं जानना चाहता हूँ सर, आप थोड़ा एलोबरेट कीजिए कि पहले कितनी ड्यूटी थी और इस एग्रीमेंट के बाद कितनी ड्यूटी होगी। अलग अलग प्रोडक्ट्स पे अलग अलग ड्यूटी रेट रहता है, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद लगभग 90% जो भारत से आज एक्सपोर्ट होता है उन सबके ऊपर ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी। कि इसमें कभी अलग अलग रेट्स, तो अलग अलग प्रोडक्ट के लाइन बाय लाइन रेट्स अलग अलग होते हैं, पर 90% जो भारत से एक्सपोर्ट होता है यूएई, उस सब पे ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी। बाकी लगभग 9% वैल्यू जो आज एक्सपोर्ट होती है उस पर अगले 5 साल में ग्रेजुअली कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ भारत के इंडस्ट्री को मिलेगा। अगर हम लाइंस देखें, कुछ 11,000 लाइंस होती हैं ट्रेड की जिसमें माल जाता है, तो 80% लाइंस पे ज़ीरो ड्यूटी हो जाएगी। पर जो बाकी 20% लाइंस हैं उसमें आज भी बहुत ज़्यादा ट्रेड यूएई के साथ नहीं हो रहा है और कुछ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते ही हैं। हमने भी कई प्रोडक्ट्स पे कोई ड्यूटी का बेनिफिट नहीं दिया है यूएई को और उन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें नहीं दिए, पर वो कम से कम हमारे एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि उन लाइंस में हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो एक प्रकार से ये विन विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। उनकी ज़रूरतें भी पूरी करने में हम लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाए हैं।
उनके पास कुछ चीज़ों में कंपेटिटिवनेस है, जैसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोकेमिकल, या कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, मिनरल्स, पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बड़े रूप से क्रूड ऑयल आते हैं वहाँ से। ऐसे प्रोडक्ट्स को हम वहाँ से फिर भारत में लाएंगे, जो वैसे भी भारत की ज़रूरत है, जिससे यहाँ पे उत्पादन सस्ता होगा, उद्योग को बल मिलेगा और हमारे उपभोक्ताओं को अच्छा सामान सस्ते दरों पे भी मिल पाएगा। I also thank all my media friends for having come for this press conference and attended this. On a Thank you very much. Saturday On a evening, Saturday evening. and they got delayed. I'm Doesn't matter. really It has grateful been to a all. very hectic day for you.